जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैदिक एज यानी कि वैदिक काल के बारे में। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम। इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। तो ये वैदिक काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को वैदिक काल कहा गया और इसे बेसिकली दो भाग में बांटा गया। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल सबसे ज़्यादा पुराना है और उसके बाद वैदिक काल शुरू होता है, उत्तर वैदिक काल शुरू होता है। ठीक है, इस काल में आर्य सबसे पहले आए थे, जो कि ये साक्ष्य वैदिक काल में प्राप्त होता है और ये बेसिकली अफगानिस्तान और पंजाब में सबसे पहले आकर के बसे थे। और मैक्स मूलर जो कि ये बताता है कि आर्य बेसिकली मध्य एशिया के रहने वाले थे, वो वहीं के निवासी थे। ठीक है, तो हमने पहले वैदिक काल के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने बात कर ली। हम आने वाले वीडियो में इन सब चीज़ों के ऊपर एडवांस नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक है। पहले आप बेसिक समझ जाएंगे तो आपको एडवांस समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो गाय जो थी वो मुद्रा का परिचायक थी। ठीक है, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होगी उसे उतना ज़्यादा अमीर माना जाता था, क्योंकि वो पशुपालन का सबसे मेन हिस्सा था। इससे दूध निकाला जाता था और इससे लोग अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए ये मुद्रा का परिचायक था। ठीक है, घोड़ा पशु के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रथ, आर्य रथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ऋग्वेद काल से हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है, किन किन चीज़ों के एविडेंस मिलते हैं, ऋग्वेद हमें क्या बताता है। तो कुछ लोगों के बारे में बताता है। बढ़ई, बुनकर जो कि सिलते हैं, चर्मकार चमड़े के डॉक्टर्स, कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, रथकार जो रथ को चलाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में एविडेंस मिलते हैं और ये हमें ऋग्वेद के बुक से पता चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में पता नहीं चला है। ठीक है, जो कि अपरिचित है, अननोन है अभी भी। बाघ, मछली, नमक, चावल, चांदी, इन सब चीज़ों से आर्य जो थे वो बिल्कुल भी अपरिचित थे। उन्हें इनके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज। बिल्कुल उसी तरह जब कोई बैक बेंचर क्लास में एग्ज़ाम देने जाता है उस वक्त जो उसका नॉलेज होता है बिल्कुल वैसा ही नॉलेज आर्यों को भी था। ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था जिसको मजाक में लेना, दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। समाज की व्यवस्था वैदिक काल में कैसे थी, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पितृसत्तात्मक जो कि अभी भी है, कि बाप का बेटा को मिलेगा, बेटे का फिर उसके बेटे को मिलेगा। ठीक है, कर्म मूलक था, काम के आधार पर समाज की व्यवस्था बटी हुई थी। और बेसिकली इसमें बहुत सारी औरतों का तो ये होता था कि वो शादी ही नहीं करते थे, और जो औरतें अविवाहित रहती थी यानी कि जो शादी नहीं करती थी उन्हें अमाजू बुलाया जाता था। ठीक है, तो हमने सामाजिक व्यवस्था देख लिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जो है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था उस काल में किस प्रकार की थी? कबीलाई कबीलाई स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड था। कबीलाई का मतलब क्या होता है? कबीला, एक कबीले को, संपूर्ण कबीला जो होता है, जो एक कबीले को जन कहा जाता था, और जन यानी कि जनता, और उसके ऊपर जो शासन करता था, जो कबीले का जो मेन प्रमुख होता था, जो मेन होता था, उसे राजन कहते थे। ठीक है, सभा, समिति और विदत, इस तरह के बहुत सारी संस्थाएं थी जो कि बेसिकली राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी, ताकि राजा कोई भी गलत फैसला ना करे, और अगर गलत फैसला करे तो ये सारी संस्थाएं उनके साथ मिलजुल करके बात करें और उसके बाद फिर कोई अल्टरनेटिव सोचें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके जगह पे ये करना चाहिए। तो वही सजेशन, और फिर एक तरफ से अंकुश लगाना निरंकुश के ऊपर। ग्राम, ग्राम यानी कि गांव, और गांव का जो प्रधान होता था उसे ग्रामीण कहता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्य। उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा संस्कृत थी, और जो भी मेन काम होता था वो संस्कृत में ही होता है, संस्कृत में ही होता था। अब आप पूछेंगे ये बहुत कम नॉलेज है यार, इसमें क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ,
ये अभी हम फिलहाल बेसिक पढ़ रहे हैं, इसमें नॉलेज कम ही मिलेगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें दे रहा हूँ ताकि आपको एडवांस समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है। और ये जो संस्कृत है, आर्य है, इनके बारे में वैसे भी इतिहासकार बहुत कम जानते हैं और हम भी बहुत कम ही जानते हैं और बुक्स में भी बहुत कम ही लिखा है। ठीक है। हम इसके आगे बढ़ते हैं धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो ऋग्वेद जो कि बताता है कि कितने देवता थे। इंद्र देवता जिनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था, अग्नि जो कि आग के देवता थे, वरुण जो कि नैतिकता के देवता माने जाते हैं, सोम जो कि एक पेय पदार्थ के देवता माने जाते हैं, यानी कि वनस्पति के देवता माने जाते हैं। अब पूजा किस प्रकार की होती थी? तो स्तुति पाठ। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा या फिर तारीफ करना। ठीक है। तो इस तरह के पाठ होते थे और इनमें यज्ञ होते थे और इन्हीं यज्ञों में बलि दी जाती थी। तो ये बलि उस आज के टाइम की नहीं है, उस वक्त सब्जी इत्यादि जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि बलि में दी जाती थी। ठीक है। ये सब जो अभी जो बलि दी जाती है वो उनसे काफ़ी अलग था। ठीक है। सरस्वती जी को, जिन्हें बहुत ही पवित्र नदी माना जाता था उस वक्त, उसे नदीतमा के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है। अब हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, जैसे कि हमने अशोक चक्र के पट्टी पर लिखा होता है सत्यमेव जयते, वो किस चीज़ से लिया गया? वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है। जो सत्यमेव जयते, अगर ये एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, तो उसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। ठीक है। इस चीज़ से सत्यमेव जयते को लिया गया। उसके बाद है अस्तोमा सदगम्य। ठीक है। अस्तोमा सदगमय, ये किस चीज़ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है। जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद में कौन से देवता थे और उन्हें किन चीज़ों का देवता माना जाता था। देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे। इंद्र जो कि युद्ध और वर्षा के देवता थे, हैं। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थ, जो बीच के पुल होते हैं, वो ये काम करते थे। वरुण देवता जो कि समुद्र और विश्व के नियामक के रूप में जाने जाते हैं। मारुत जो कि आंधी तूफान के देवता हैं। ध्व जो कि आकाश के देवता हैं। उषा जो कि प्रगति और उत्थान की देवी हैं। सोम जो कि वनस्पति के देवता हैं। अश्विन जो कि विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण जो पशुओं के देवता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।